प्रकृति को बचाने में महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो चाहे प्रकृति की पूजा करके हो या फिर चिपको आंदोलन में पेड़ों को बचाकर। आप आज महिलाओं की इस क्षेत्र में क्या भूमिका देखती हैं? जब 50 डिग्री का तापमान था तब अगर गए होते तो देखते कि जो जामुन का पेड़ है वो ठीक ठाक है, जो पीपल का पेड़ है वो ठीक ठाक है, बरगद का पेड़ है वो ठीक ठाक है, लेकिन जो पौधे यहाँ के नहीं हैं, जो खूबसूरती के लिए लगा दिए गए, जो बाहर से कहीं से लाए गए, मतलब प्राकृतिक तौर से यहाँ के नहीं हैं, वो आप देखोगे तो झुलसे हुए हैं, उसके पत्ते भी झुलसे हुए हैं और पाम ट्रीज हुई। और मैंने देख के मैं ही हैरान हो गई थी जब मैंने देखा था। ईसबगोल है, ईसबगोल अगर देखा जाए जो हम लोग खाते हैं एज ए लैक्सेटिव, तो उसकी सबसे ज़्यादा जो उसका निर्यात होता है वो अमेरिका को जाता है और वो उसका कैप्सूल बना के हमको बेचते हैं। अच्छा, हाँ जी, और वो कैप्सूल हम खाते हैं। तो किताब में तो लिखा है कि आपको वेस्ट सेग्रीगेशन करना चाहिए, लेकिन आपके किचन में हो नहीं रहा है, तो बच्चा क्या सीखेगा? जो देखेगा वही सीखेगा ना। कोविड में आपने देखा कि गंगा में डॉल्फिन्स दिखाई देने लगे, सड़कों में हिरन दिखाई देने लगे और पेड़ पौधे इतने हरे भरे हो गए, पोल्यूशन कम हो गया, आसमान नीला दिखना लगा। जो शहरी बच्चों ने कभी तारे नहीं देखे थे उन्होंने तारे देखे। सिर्फ पर्यटन को न बढ़ावा देके इको टूरिज्म की तरफ लोगों को लेके जाएं तो लोगों को भी, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पर्यटक ऐसा होगा जो कहेगा कि नहीं मुझे नहीं जानना कि ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा, वो ऑटोमेटिक होता है। उसने बताया कि किस तरह से एक वाटर हाइसिंथ होता है, आपने देखा होगा कई शहरों में, तालाबों में, इवन गाँवों में एक हरा रंग का घास बड़े पत्ते वाला उग जाता है और वो पूरे तालाब को कवर कर देता है और धीरे धीरे तालाब मर ही जाता है। तो उसने ये पहल करी है वहाँ पर कि वो वाटर हाइसिंथ निकालती है, उसका टोकरी बनाती है, कपड़ा बनाती है, इस तरह के काम करती है, तो उसकी आजीविका बढ़ी। उसके साथ जो महिलाएं काम करती हैं निकालने का, उसको वीविंग करने का, उसका कुछ बनाने का, उन सब की आजीविकाएं बढ़ी और प्रकृति को फ़ायदा हुआ, तालाब भी बचा। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित इस पॉडकास्ट नवचेतना में। साथियों, कोई देश कहे कि वो आतंकवाद से प्रभावित नहीं है तो हो सकता है वो सच बोल रहा हो। कोई देश कहे कि उसके देश में एक भी नागरिक गरीब नहीं है तो शायद ये भी सच हो सकता है। मगर कोई देश कहे कि वो पर्यावरण में आ रहे निरंतर बदलाव से प्रभावित नहीं है तो यकीन मानिए वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि पर्यावरण में आ रहे निरंतर बदलाव से एक एक व्यक्ति, एक समाज, एक समुदाय, एक देश, यहाँ तक कि यह पूरी पृथ्वी प्रभावित है। हम भारत में एक परंपरा का पालन करते हुए आ रहे हैं। हम मानते हैं कि पृथ्वी हमारी माँ है। हम मानते हैं कि पृथ्वी को पूजना चाहिए, इसे सहेज कर रखना चाहिए, और इस परंपरा की वाहक हैं हमारी भारतीय नारियाँ। भारतीय नारियाँ न सिर्फ प्रकृति को थामती हैं, पर इस प्रकृति के साथ वो नीति, अभिव्यक्ति, क्रांति, शक्ति सबको एक साथ लेकर चलती हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भारतीय नारी और बदलते परिवेश यानी बदलते जलवायु के बारे में। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से मिस मीनाक्षी नेगी, जो अभी राष्ट्रीय महिला आयोग में मेंबर सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। और साथियों, इस कार्यक्रम में मैम की उपस्थिति इसलिए भी अनिवार्य हो जाती है क्योंकि उनके एक हाथ में संस्कृति और दूसरे हाथ में प्रगति का ध्वज है, और साथ में उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है एक और विषय, वो है प्रकृति, यानी संस्कृति, प्रगति और प्रकृति का एक खूबसूरत समन्वयक आज हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में। नमस्ते, धन्यवाद। तो मैम, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, आप लंबे अरसे से पर्यावरण से जुड़ी रही हैं, आपकी ये यात्रा अगर मैं जानना चाहूँ, और यात्रा भी आपके प्रारंभ से। मैं पैदा हुई हूँ उत्तराखंड में जी। उत्तराखंड में हमारा एक छोटा सा गांव है। वो छोटे से गांव में जो प्रकृति का, जो हमारा प्रकृति से नाता रहा है शुरू से ही, क्योंकि गांव जो है हमारा, वहाँ शायद 10 घर होंगे, लेकिन जो आसपास खेत हैं, जंगल हैं, खलिहान हैं, वो इतने हैं कि घर के अंदर तो हम शायद अपने जीवन का बस उतना ही समय बिताते थे जितने में हमें सोना होता था। बाकी पूरा टाइम हम घर से बाहर ही रहते हैं। आज भी वहाँ की यही पद्धति है कि लोग सब बाहर ही ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो नेचुरल है कि वो लोग प्रकृति के बहुत पास। प्रकृति से नियति ने जोड़ा है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति ने नियति से जोड़ा है। आपने अच्छे से बताया। जो मैं इतने लंबे 10 सेंटेंसेस में बोली उसको आपने एक शब्द में समा दिया। हाँ, वो तो है ही।
और वहाँ से जो अगर चालू हुई मेरी यात्रा, तो फिर उसके बाद हम स्कूल गए, कॉलेज में पढ़े, और स्कूल भी हम बहुत अच्छे स्कूल्स में हमारे माता पिता ने मतलब पूरी कोशिश करके हमको अच्छी परवरिश दी, अच्छी एजुकेशन दी। उसके बाद जब ये मौका आया कि क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, तो सोचे कि ऑल इंडिया सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया जाए। दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। तो जब सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद, और मेरे जो नाना जी थे वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। वो आईएफएस नहीं थे, छोटे पद पे थे, लेकिन उन्होंने शुरू से मुझे ये प्रेरणा दी थी कि तुमको बनना है तो डीएफओ ही बनना है। उनके लिए डीएफओ एक बहुत बड़ा पद होता था। तो हम सोचते थे ठीक है बन जाएंगे, ऐसा क्या है। तो फिर जब बने तो कर्नाटका कैडर मिला। वहाँ भी प्रकृति एक दूसरी चरम है। वो कहाँ मैं हिमालय में पैदा हुई पली बड़ी, और कहाँ कर्नाटका के जंगलों में, जहाँ की मतलब समुद्र भी है, समुद्री जैविक विविधता है, और पहाड़ भी हैं जो वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन वहाँ का और उत्तराखंड का इतना फ़र्क है जैविक विविधता में, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में और कल्चर में। लेकिन वहाँ भी मैंने एक ये ज़रूर पाया कि लोग वहाँ भी प्रकृति के बहुत करीब हैं, क्योंकि वहाँ भी प्रकृति ने छप्पर फाड़ के कर्नाटका को प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक प्रसाधन जो भी आप देखें दिया है। तो जैसे आपने कहा, नियति ने मुझे ये शायद मौका दिया कि मैं उत्तराखंड में पैदा पली बड़ी हुई और काम करने का मौका कर्नाटका में मिला। सो फ्रॉम द हिमालयस टू द वेस्टर्न घाट्स, तो वो मेरी जर्नी है। तो मैम आपने अपने पूरे करियर के बदलते दौर में एक चीज़ बदलती देखी होगी, जलवायु को। अगर मैं जानना चाहूँ हमारे दर्शकों के लिए आसान भाषा में, क्योंकि आज पूरा विषय हमारा जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर रहेगा, क्लाइमेट चेंज है क्या? तो जलवायु परिवर्तन, इन 3 शब्दों से अगर आप जानना चाहें तो एक जल है, एक वायु है, एक परिवर्तन है ना। और उसमें जल और वायु में भूमि भी है, धरती भी है कि नहीं। तो इन तीनों चीज़ों में अगर परिवर्तन होता है तो वो जलवायु परिवर्तन होता है, जिसको अंग्रेजी में क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होगा ही होगा। जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, जब से ये धरती का सृजन हुआ है, तब से परिवर्तन आया है। पहले पानी ही पानी था, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ज़मीन दिखने लगी, फिर उसके बाद कोई जीव जंतु आए, डायनासोर्स आए और चले गए। तो कितने जीव जंतु आए और कितने चले गए। डायनासोर्स आए, एक ज़माना था जब धरती पर पानी में भी, ज़मीन में भी और हवा में भी ये डायनासोर्स रहते थे। तो उस तरह के जब एक जीव जंतु, एक लाइफ फॉर्म बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, तो परिवर्तन तो है। लेकिन अब क्या हो रहा है, उस परिवर्तन और इस परिवर्तन में क्या फ़र्क है कि इस परिवर्तन को जो आज के दौरान हो रहा है, इसमें नेचुरल कॉजेस से कम हो रहा है और इंसान जो कर रहा है उससे ज़्यादा हो रहा है ना। तो जलवायु परिवर्तन है वो न सिर्फ परिवर्तन है, बट वो मालिन्य उसका हो रहा है, पोल्यूशन उसका हो रहा है। हम लोग पोल्यूटेंट्स डाल रहे हैं। अब देखिए, अगर आप पूरा धरती को एक इकोसिस्टम मानते हैं, तो उसमें कोई भी चीज़, आपको मालूम है लॉ ऑफ नेचर कि कुछ भी चीज़ इस धरती पे ना बन सकती है ना ख़त्म की जा सकती है। सिर्फ एक तरह से दूसरे तरह में बदलाव उसका हो सकता है, ठीक है ना। आज कोई पहाड़ है, उसका कल सीमेंट बनता है, कोई ईंट है, उसका कुछ और बनता है। तो इसलिए इस तरह से हम पेड़ों के टेबल बनते हैं, टेबल का कुछ और बनता है। उस तरह से हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसका सृजन नहीं कर सकते हैं। तो मैटर इज़ लिमिटेड, ये एक बात हुई। तो अगर आप ये देखें कि अगर मैटर इज़ लिमिटेड, एनर्जी इज़ ऑल्सो लिमिटेड, ठीक है। तो जो हमको बनाना है, जितनी भी हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए सामान कहाँ से आएगा? धरती से ही आएगा, है कि नहीं। अब वो सामान बनाने की प्रक्रिया में जो पोल्यूटेंट्स होंगे वो कहाँ जाएंगे? धरती में ही जाएंगे, धरती पे ही जाएंगे, है ना। तो धरती कितना, 2 तरह से वो उसमें प्रेशर है। एक तो वो हमको मटेरियल सप्लाई करती है, दूसरा बाई प्रोडक्ट्स को अब्जॉर्ब करती है। तो इट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द अब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी, ठीक है। तो जब ये प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और अब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी से ऊपर काम हो,
तो क्या होगा? जी पोल्यूशन होगा, जी है ना। अगर धरती की अब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी कुछ है 10 है और हम उसमें 15 डाल देते हैं, कोई भी चीज़, वो क्विंटल हो, वो किसी भी पैमाने पे हो, मैं 10 और 15 का समझाने के उसमें कह रही हूँ कि उसकी कैपेसिटी सिर्फ है 10 की, लेकिन हमने दे दिया 15, तो होगा क्या? परिवर्तन होगा। परिवर्तन जो ऐसा परिवर्तन जिसमें हमारे ही लिए बुरा होगा। हम ही मनुष्य के कारण जो परिवर्तन आ रहा है वो आज तक धरती पे नहीं हुआ है। वो आज पहली बार ऐसा है कि इट्स कॉल्ड एंथ्रोजीनिक प्रेशर्स, मतलब मनुष्य जो प्रेशर लाया है एनवायरनमेंट के ऊपर, उससे जो है ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन जो है वो प्राकृतिक नहीं है जी। तो वो मैम मैन मेड है। के अनुसार मनुष्यता का सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य ही है। वो तो है, वो तो तो पक्का मैम है। जैसा कि आपने अभी सृष्टि निर्माण की बात की थी, सृष्टि के निर्माण से एक बात जो हमेशा चली आ रही है वो ये है कि प्रकृति को बचाने में महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो चाहे प्रकृति की पूजा करके हो या फिर चिपको आंदोलन, क्योंकि आप तो उसी क्षेत्र से भी आती हैं, चिपको आंदोलन में पेड़ों को बचाकर। आप आज महिलाओं की इस क्षेत्र में क्या भूमिका देखती हैं? ट्रेडिशनल की तो आपने बात कर ली, पारंपरिक तरह से किस तरह से महिलाएं, अब आपने ही देखा होगा, आपके गाँवों में भी ऐसा होता होगा, हमारे गाँव में तो ऐसा होता था कि जो पीने के पानी के स्रोत थे, वहाँ पर महिलाएं उसको, क्योंकि महिलाओं को पानी लाना है, घर में नल तो होते नहीं थे, महिलाओं को पानी घर में लाना है पीने का, उन्हीं को पालन पोषण करना है बच्चों का, तो वो ये देखती थी कि जहाँ से पानी आ रहा है, जहाँ से वो पानी ला रहे हैं, वहाँ कुछ गंदगी ना हो। तो पूरे गांव में, इट्स कॉल्ड, इंग्लिश में बोला जाए तो एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप विद नेचर। नेचर नेचर ने हमको जल दिया, हमने जल का जहाँ से स्रोत है उसको साफ रखा। तो इस तरह का जो गिव एंड टेक का एक रिलेशन है महिलाओं और प्रकृति में, वो शायद पुरुषों और प्रकृति में उस हद तक नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुष प्रकृति खराब करते हैं और महिला उसको सही करती हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो पारंपरिक रिलेशनशिप है नेचर से, अब महिला है बाल में गुड़हल का फूल लगाना चाहती है, पुरुष को नहीं चाहिए गुड़हल का फूल, उसको उसके मतलब का नहीं है शायद जी। तो महिला देखेगी कि गुड़हल का जहाँ से फूल आता है वो जगह साफ़ सुथरी रहे, वो पेड़ ज़्यादा हों, और इसके बहुत अच्छे स्टडीज़ हैं, बहुत तरह के इसके ऊपर शोध कार्य हुए हैं, और बहुत सारे शोध कार्यों में ये दिखाया गया है कि अगर महिलाओं को लेके प्राकृतिक समस्याओं के हल ढूंढे जाएं तो हमको ज़्यादा अच्छे हल मिलेंगे। आज क्या ये महिलाओं का योगदान, महिलाओं का जो ये रोल रहता है, क्या समय के साथ ये बदल गया है? हाँ, ये भी सही है, कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि गांव की जो हमारी पारंपरिक पद्धतियां थी वो कम हो रही हैं, वो ख़त्म हो रही हैं इस तरह से कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार अब शहरों की तरफ आने लगे, है ना, एजुकेशन के लिए या स्वास्थ्य के लिए या किसी भी व्यवसाय के लिए। तो पूरे के पूरे परिवार अब शहरों में बसने लगे हैं। तो वो जो पारंपरिक ज्ञान था, वो जो पारंपरिक सोच थी, वो जो पारंपरिक इंटरवेंशंस थे लोगों के, वो अब कुछ कम हुए हैं। लेकिन फिर भी ऐसे हमारे यहाँ भारत एक कहा जाए तो बहुत भगवान की बहुत मेहरबानी है हिंदुस्तान पर, क्योंकि हमारे पास इतने साधन हैं और हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है, इतने तरह के लोग हैं कि आज भी अगर देखा जाए तो कितने सारे लोग जंगलों के आसपास रहते हैं। भले ही बहुत सारे लोग शहरों में आ जाएं, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि हमारी विविधता ज़्यादा है, क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो बहुत सारी अभी भी जातियाँ हैं, लोग हैं जो अभी जंगलों में ही रहते हैं, जंगलों के आसपास रहते हैं, जंगलों पर निर्भर हैं। जंगल मतलब कि किसी भी प्राकृतिक, जो जंगल है वो प्राकृतिक वस्तुओं का एक किस्म से भंडार है ना। तो इसलिए बदलाव हुआ है क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ा है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ अभी भी महिलाएं हैं जो प्रकृति के बहुत पास रहती हैं, और उनको अगर हम क्या बोलते हैं, उनका अगर हम उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है, उसको हम बढ़ावा दें और उसी सोच समझ को बढ़ावा दें और उसके तरफ ध्यान केंद्रित करें। किनका जो पॉलिसी बनाते हैं, जो बजट देते हैं, और उनको ज़्यादा दिया जाए। तो बहुत सारी ऐसे टेक्निक्स हैं दुनिया में जिससे कि उन कम्युनिटीज़ को जो प्रकृति की रक्षक हैं एक किस्म से, अगर उनकी ज्ञान को समझा जाए, उनके ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए, उनके ज्ञान को सेंटर स्टेज जिसको बोलते हैं लाया जाए,
तो उनको भी फ़ायदा होगा, प्रकृति को भी फ़ायदा होगा। और जितने सारे हम आज प्रकृति की समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप ही देख रहे हैं दिल्ली में अब की बार 52 डिग्री सेंटीग्रेड जी तक टेम्परेचर गया सुनते हैं। हालांकि उसमें शायद कुछ पर 50 तो था ही था। जी। अब 50 डिग्री अगर तापमान जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें उन महिलाओं को, अब मेरा तो ये सोचना है, उन महिलाओं को जो महिलाएं आज के दिन भी प्रकृति की रक्षक हैं, ना जानते हुए भी, जानते और जाने अनजाने अनजाने में प्रकृति के रक्षक हैं, उनको अगर हम उनके वो जो काम कर रही हैं उस काम को प्रोत्साहन दें, उस काम को समहाउ इफ़ वी कैन मोनेटाइज दैट वर्क, है ना। मोनेटाइज मतलब उसको हम कुछ पैसों में तोल सकें और उनको उस तरह का फंड्स दे सकें। और ये किस तरह संभव हो सकता है मैम? इसके बहुत सारे तरीके हैं दुनिया में, इसमें बहुत सारे शोध हुए हैं। देयर इज़ नो समथिंग नोन एज पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज मतलब जलवायु जो भी इकोसिस्टम हमको देता है। अगर कोई यूएसए में एग्जांपल्स हैं, वेनेजुएला में एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे देशों में इस तरह का है, लेकिन बहुत सारे नहीं हैं। वहाँ भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यूएसए में। यूएसए में 2 होंगे, वेनेजुएला में 2 होंगे शायद, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो आराम से ये काम कर सकता है। उन महिलाओं को, माना दिल्ली में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला गया, और माना दिल्ली में जो विंटर्स में होता है जब बहुत स्मॉग हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ पर घास जलाई जाती है, हरियाणा वगैरह में जो पराली की बात पराली की जाती है। पराली जब जलाई जाती है तो उससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, उससे यहाँ स्मॉग बढ़ जाता है और दिल्ली में रोग होने लगते हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना दिल्ली वालों को 2% कुछ एक्स्ट्रा सेस लगा दो किसी भी चीज़ पर, पानी पीने पर या बिजली पर या जिसका भी कंजम्पशन है, और वो 2% में वो पराली ना जला के उस 2% में उन लोगों को बोल के कि आप मत जलाइए, इसका ईंटा बना दीजिए या इसका कुछ और चीज़ कागज़ बना दीजिए या इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके कहीं भेज दीजिए। तो सिंपल है, तो बहुत मुश्किल सोल्यूशन नहीं है, है ना। लेकिन वो करना हमको चाहिए। और इसी तरह से जो महिलाएं दूर दराज पहाड़ी इलाकों में या जंगली इलाकों में जो रक्षक हैं प्रकृति की, उनको भी हम मोनेटाइज कर सकते हैं, उनको हम पैसा दे सकते हैं इस काम के लिए, सिर्फ इस काम के लिए कि वो उसकी रक्षा कर रही हैं। तब क्या होगा, इस काम में उन्हें मोटिवेशन मिलेगा और काम और उसके तरफ करेंगे। आग लगती है, अब आज के दिन में आप देखेंगे कि पुरुष पलायन कर जाते हैं क्योंकि उनको अच्छा स्रोत चाहिए इनकम के, तो वो पलायन कर जाते हैं गाँवों से। गाँव का जो घर बार का और यहाँ तक कि कृषि का भी जो भार है वो महिलाओं के ऊपर पड़ता है। तो जब कृषि का भार, बच्चों का भार, सब भार महिला के ऊपर है, तो क्यों ना हम ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें महिलाओं को ये काम करने के लिए आसानी हो और जिसमें महिलाओं को उसके काम का रिकग्निशन मिले। मैम, प्रकृति क्योंकि सिर्फ पॉलिसीज़ का विषय नहीं है, परिवार और समाज का विषय भी है। समाज इस दिशा में किस तरह से कार्य कर सकता है कि एक सार्थक बदलाव आए? पहले तो सामाजिक सोच, जितने भी समाज में लोग हैं, जितने भी समाज में लोग न सिर्फ समाज में रहते हैं पर पॉलिसी भी बनाते हैं और स्कीम्स बनाते हैं, उनकी सोच में भी। अब आप ही देखो, हमारी दंत कथाएँ हैं इतनी सारी, या हमारे जो मुहावरे हैं, जैसे हम कहते हैं कि खेत उसका जो जोतेगा, जी, पुरुष जोतता है जी, ये हमें मालूम है, और महिला जो है वो बोती है, रोपाई करती है, काटती है, धान काटती है। खेत उसका नहीं होगा, खेत उसका होगा जो जोतेगा, ना कि जो बोएगा, ना कि जो बोएगा या काटेगा या रोपाई करेगा। जोतना एक टाइम का काम है, जबकि बाकी सब फसल के पकने तक कितने काम होते हैं, 8 महीने 10 महीने की अगर फसल होती है तो जोतना तो सबसे पहले हो गया, उसके बाद 7-8 महीने तक उसको कौन देखता है, महिला देखती है, लेकिन खेत वो उसका जो जोतेगा। तो इस तरह की जो हमारी सोच है, हमको हमारी सोच में बदलाव लाना है, हमारे समाज में बदलाव लाना है, ताकि इस तरह की सोच ही बदले। इस सोच का बदलना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। अब मुहावरा हमको ऐसा बोलना चाहिए कि खेत उसका जो बोए, जी, वो ज़्यादा सार्थक, एक्चुअली वो इट मेक्स मोर सेंस। बीज कैसे आता है, तो जब जो खेत में सबसे अच्छा पौधा होगा, माना भुट्टे की फसल हो रही है, तो सबसे अच्छा भुट्टा होगा उसको महिलाएं रख लेंगी अगले साल के बीज के लिए, जी, क्योंकि वो सबसे अच्छा बीज होगा, सारी अच्छी फसल हो जाएगी। तो आजकल अब तो साइंटिस्ट ने उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन का नाम दिया है, लेकिन वो पारंपरिक ढंग से महिलाएं करती आई हैं, वो अपनी रीतियों के हिसाब से बस सीखती चली आई हैं, सीखती चली आई और वो होता है, फिर उसको बोती हैं,
बोना भी उनका काम है, रोपाई करना उनका काम है, काटना उनका काम है, बीच में गुड़ाई करना है। ऐसे थोड़ी कि फसल बो दी तो हो जाएगी। आजकल के बच्चे और नौजवान शायद ये ना जानते हो, बहुत सारे शहरी लोग नहीं जानते हैं कि बो दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। बो दिया, उसके बाद उसको गुड़ाई करनी है, उसके आसपास जो बेकार की घास उग जाती है उसको हटाना है। उस पौधे को मतलब एक संतान की तरह पालती है औरत, तब जाके वो काटने योग्य होता है, तब जाके हमको कुछ खाने को मिलता है। और उस पूरी मेहनत को खुले आसमान के नीचे छोड़ने का रिस्क भी। हाँ, यस, वो उसमें प्रकृति आ जाती है। अब महिला और प्रकृति कैसे जुड़ी, ऐसे ही जुड़ी है। किसान और प्रकृति जैसे जुड़ा है, वैसे ही महिला और प्रकृति जुड़ी है। मैम, एक चीज़ की आपने बात करी पलायन की। गांव में रहने वाले लोग प्रकृति को बचाएं, ये होना ही चाहिए, मगर ये जिम्मेदारी शहरों में रहने वाले लोगों के प्रति भी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला ना झाड़ें। शहरों में रहने वाले लोग किस तरह प्रकृति को बचा सकते हैं? देखो, अगर प्रकृति के प्रकोप से कोई पीड़ित है तो वो शहरों वाले ज़्यादा पीड़ित है। आप देखिए, बाढ़ भी ज़्यादा आएगी और टेम्परेचर राइज से यहीं ज़्यादा होता है। जो हवाई प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण है, वो भी शहरों में ही लोग ज़्यादा झेलते हैं, है कि नहीं? तो उसमें क्या कर सकते हैं? मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको। इस साल दिल्ली में 50 डिग्री टेम्परेचर गया जी। तापमान 50 डिग्री था जब सब कुछ झुलस रहे थे, हम सभी झुलस रहे थे। आपने अगर नोटिस किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर दिल्ली की किसी भी सड़क में आप चले जाइए और आसपास अपने पौधों को देखते, उस समय, आज के दिन तो नहीं, अब तो बारिशें हो रही हैं तो अब फिर से हरा भरा हो चुका है, लेकिन जब 50 डिग्री का तापमान था तब अगर गए होते तो देखते कि जो जामुन का पेड़ है वो ठीक ठाक है, जो पीपल का पेड़ है वो ठीक ठाक है, बरगद का पेड़ है वो ठीक ठाक है, लेकिन जो पौधे यहाँ के नहीं हैं, जो खूबसूरती के लिए लगा दिए गए, जो बाहर से कहीं से लाए गए, मतलब प्राकृतिक तौर से यहाँ के नहीं हैं, वो आप देखोगे तो झुलसे हुए हैं, उसके पत्ते भी झुलसे हुए हैं और पाम ट्रीज हुई। और मैंने देख के मैं ही हैरान हो गई थी जब मैंने देखा था कि अरे ये भी तो एक बात है, ये बात तो एक एक्चुअली हम लोग को रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए। हो सकता है कोई साइंटिस्ट देख भी रहा होगा। मैंने एक दो से बात भी की थी। मैंने कहा था इसको देखो भाई, कि इसी से हम बता सकते हैं कि शहरी लोगों को क्या करना चाहिए। अगर वो वृक्षारोपण कर रहे हैं तो कौन सा वृक्ष लगाया जाए, ये सबसे ज़रूरी है। वही वृक्ष लगाएं जो कि यहाँ का प्राकृतिक तौर से यहाँ का है, और वही वृक्ष लगाएं जो यहाँ फलेगा फूलेगा, जो सदियों से यहाँ होता आया है। तो एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो शहर वाले नहीं करते हैं, ज़्यादा अमूमन नहीं करते, मैंने देखा है कि जो उनके घरों में वेस्ट बनता है, आप कोई चीज़ लेके जाते हैं तो पॉलीथीन में लेके जाते हैं या थैले में या किसी पैकेजिंग में होता है, तो जब उसको, और फिर आपके किचन में वेस्ट होता है कि नहीं, प्याज के छिलके, सब्जी के छिलके वगैरह वगैरह, उस सबको मिला के हम एक जगह में फेंक देते हैं। वो जिसको सेग्रीगेशन बोलते हैं, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। और आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि हर एक घर में ये होना चाहिए, हर एक घर को ये करना चाहिए। और जो किचन का वेस्ट है खासकर, उसको तो अपने घर में ही हम खाद बना सकते हैं। कितने तरीके हैं। RWAs के पास जगह रहती है, बगल के पार्क में चले जाइए, गड्ढा खोद दीजिए, वहाँ डाल दीजिए। ये नहीं कि सड़कों के किनारे चारों तरफ पॉलीथीन्स में डाल के सब्जी दाल सब बिखरी हुई है। कितना गंदा दिखता है, कितना गंदगी तो एक होती है, लेकिन ये सब कहाँ जाता है? ये सब हमारे नदी नालों में जाता है। और जब बारिश होती है तो नदी नाले तो बंद हो जाएंगे ये सब चीज़ों से, तो पानी कहाँ जाएगा? सड़कों पे आएगा, हमारे घरों में आएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको करनी है। मतलब रसोई से संसार और परिवार को बदला जा सकता है। हाँ, ये तो मैम, आपने अभी बात करी ना कुछ पौधों की, ऐसे कौन से खास पौधे हैं, ऐसे कौन से, मैं बोल दूं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिन्हें लगाकर महिलाएं कुछ पैसे भी कमा सकती हैं? बहुत, ये आपने अच्छी बात करी कि औषधीय पौधे जी। क्या है कि औषधीय पौधे हर तरीके के होते हैं। मतलब वो ऐसे भी होते हैं जो 4-6 महीने की जिनकी उम्र होती है, 4-6 महीने बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे भी होते हैं जो सदियों तक रहते हैं, जैसे बड़े बड़े पेड़, वो भी औषधीय हैं। और ऐसे भी हैं जो कि 2 साल, 4 साल, कोई 10 साल, 18 साल। तो आपकी जितनी क्षमता है, अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, थोड़ा ज़्यादा ज़मीन है, तो ऐसे पौधे लगाएं जो कि थोड़े ज़्यादा समय तक रहें। जैसे गुड़हल के फूल हो गए, मेहंदी हो गई। मेहंदी एक इतनी अच्छी चीज़ है, उसके इतने सारे यूजेस हैं, ना सिर्फ हाथों में लगाने के लिए, पर वो बहुत काम की वस्तु है। और मेहंदी के जो अपने सब
पार्क्स में देखते हैं, अपने घरों के आसपास जो हेज होती है, जो बाड़ के तरीके से यूज़ होती है, वहाँ सब मेहंदी लगा दो। बहुत आसान है उगाना भी, और उसके काम भी इतने। एक और पौधा है, उसको वासुकी बोलते हैं, उसको एडाथोडा वैसिका उसका नाम है, लैटिन नेम। उसको लगाइए, उसके पत्तों को अगर खांसी ज़ुकाम में उसके पत्तों का काढ़ा बना के पीजिए। ये जो कोविड में कितने सारे गिलोय है, गिलोय की बेल तो ऐसे ही उग जाएगी, जहाँ उगाना चाहो ऐसे ही उग जाती है। तो अपनी बालकनी पे उगाइए, नीचे उगाइए। गिलोय है, तुलसी तो है ही है, तुलसी तो सभी जानते हैं। तो बहुत सारे औषधीय पौधे हैं, और एक गूगल करेंगे तो हज़ारों मिल जाएंगे जो आप उगा सकते हैं। और फिर जो आपने उद्यम से बात की है, तो उसके लिए थोड़ा ज़मीन चाहिए। ये नहीं कि एक गमले में उगा के कोई किसी को आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि जो RWAs हैं, जो वेलफेयर सोसाइटीज़ होती हैं, जहाँ पर फ्लैट्स हैं, जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, तो वो उस ज़मीन में उगा सकते हैं। और मतलब अगर कोई बड़े पैमाने पे उगाएं तो इंडस्ट्री वाले वहीं आके ले लेंगे, बीज भी देंगे और उसको ले भी जाएंगे। इस हद तक कर सकते हैं काम। आप कुछ ऐसी पहलों के बारे में जानते हैं जो महिलाओं ने शुरू करा और आज खूब ज़्यादा फल फूल रहा हो? हाँ, बहुत सारे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि एक घास होती है, घास नहीं है वो, एक औषधीय पौधा है, कुटकी करके। कुटकी है, कूट है, जो हिमालय उसमें होती है। और उसकी इतनी डिमांड बढ़ गई एक टाइम पर कि पहले तो उसको कोई खेती नहीं करता था, उसको ऐसे उगता था, जंगल से कोई ले आता था। अब जंगल से जब इस तरह से निकालने लगे लोग, तो जंगल में उसकी कमी हो गई। जब कमी हो गई तो फिर उद्यम, जो इंडस्ट्री थी, उन्होंने कहा कि भाई इसको उगाना चाहिए। तो कौन उगाएगा? तो वहाँ तो महिलाएं रहती हैं, पुरुष तो वहाँ है नहीं, पुरुष तो सब पलायन ही कर गए हैं ज़्यादातर। तो महिलाओं के फिर उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, और वो आज के दिन भी कूट और कुटकी वहीं से आता है। पूरे देश में कूट और कुटकी, जहाँ हिमाचल से आता है, उत्तराखंड से आता है, तो ऐसे बहुत है। और फार्मर्स एसोसिएशन है। अब जैसे कि ईसबगोल है, ईसबगोल अगर देखा जाए, जो हम लोग खाते हैं एज अ लैक्सेटिव, तो उसकी सबसे ज़्यादा जो उसका निर्यात होता है वो अमेरिका को जाता है, और वो उसका कैप्सूल बना के हमको बेचते हैं। अच्छा। हाँ जी, और वो कैप्सूल हम खाते हैं, सोचिए। और ये जो निर्यात हो रहा है पूरे हमारे जो ईसबगोल है, वो इधर क्या बोलते हैं, राजस्थान और थोड़ा शुष्क इलाकों में होता है। तो शुष्क इलाकों में और कोई खेती नहीं कर पाते, कम खेती होती है, लेकिन ये वहाँ उगता है। इसको उगाती हैं महिलाएं। और एक अमेरिकन महिला है, अब मैं नाम उनका ध्यान नहीं है, और वो अमेरिका से आके हमारे कच्छ में, गुजरात में इन महिलाओं के साथ रहती हैं, क्योंकि उनको पता चला कि वहाँ से उनका ईसबगोल जा रहा है। तो वो वहाँ रहती हैं, और वहाँ उनको हर तरह से महिलाओं के साथ रहती हैं, महिलाओं के साथ काम करती हैं, उनका छोटी छोटी चीज़ों में मदद करती हैं कि चलो इनका पाइपलाइन बिछा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ऐसे बहुत सारे पहल हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं पूरे देश में। तो मैम, पारंपरिक ज्ञान की जैसे कि आपने बात करी, इसका जलवायु प्रबंधन में किस तरह से महिलाएं इस्तेमाल कर सकती हैं? एक श्लोक है इसमें जी, कि व्याघ्रा मतलब बाघ। शेर अलग होता है, बाघ अलग होता है, वो स्ट्राइप्स वाला। तो टाइगर, तो व्याघ्रा संस्कृत में बोला गया है कि व्याघ्रा और वन का क्या संबंध है। तो वो कहते हैं कि निर्वनो वद्यते व्याघ्र, निर्व्याघ्रम छिद्यते वनम, तस्मात् व्याघ्रः वनम रक्षेत, वनम व्याघ्रम च पालयेत। मतलब किस तरह से वन और बाघ, व्याघ्र मीन्स बाघ, किस तरह से वन और बाघ का एक संबंध है। बगैर वन के बाघ नहीं रह सकता, बगैर बाघ के वन में छेद हो जाएंगे, लोग उसको काट लेंगे। उसी तरह से महिलाओं और प्रकृति में इसी तरह का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसको कहेंगे, कि प्रकृति से महिलाएं लेती हैं, लेकिन प्रकृति का संरक्षण करके प्रकृति को वापस भी देती हैं। उसी तरह से ये जो औषधीय पौधे हैं, अगर औषधीय पौधों का मात्र ख्याल रखा जाए वन में, तो औरतें वहाँ जाएंगी, औषधीय पौधे निकालेंगे। कोई और पेड़ काटने जा रहा है या आग लगाने जा रहा है, वो भी बचेगा। प्लस इनको दिखेगा कि नहीं, ये पेड़ ज़रूरी है, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे वो औषधि होती है।
ठीक है ना। तो वही है, वही रिलेशनशिप है, इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं। तो मैम शिक्षा और जो जागृति की अगर हम बात करें तो ये दोनों किस तरह से जलवायु परिवर्तन को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं? अच्छा देखो, शिक्षा तो अपनी जगह है, शिक्षा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो अब इन्वायरमेंटल अवेयरनेस ये सब सब्जेक्ट्स स्कूलों में पढ़ाए जाने लगे हैं और काफ़ी स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं और अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि शिक्षा में आप कुछ भी सिखा लीजिए, बच्चा सीखेगा वही जो आप करिएगा, बच्चा समझेगा वही जो देखेगा जी, है ना। तो किताब में तो लिखा है कि आपको वेस्ट सेग्रीगेशन करना चाहिए, लेकिन आपके किचन में हो नहीं रहा है, तो बच्चा क्या सीखेगा? जो देखेगा वही सीखेगा ना। तो वो ज़रूर शिक्षा का महत्व है, पर शिक्षा से ज़्यादा हमको किताबों में, वो करिकुलम में, हमारे देश में ये है कि करिकुलम में डाल दो, करिकुलम में डाल दो। अरे करिकुलम में डाल दोगे, लेकिन बच्चा पढ़ के उतना नहीं सीखेगा जितना देख के सीखेगा, है ना। तो शिक्षा हमको न सिर्फ किताबों में रखनी है, पर शिक्षा हमको बड़े लोगों को भी बतानी है, अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, जिसको उनको बताना है कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। जी। और अगर हम बात करें अवेयरनेस प्रोग्राम्स की, तो वो इसमें कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं? तो मैं तो सोच रही हूँ कि ये पॉडकास्ट भी एक किस्म का अवेयरनेस जी, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे चीज़ें हैं जो लोगों को देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। और अगर हम एक नेशनल कैंपेन करते हैं, ऐसा नहीं है कि मंत्रालय ऐसा कर नहीं रहा है, पर इट हैज़ टू बिकम अ पीपल्स मूवमेंट। हर इंसान अगर सोचे कि मैं प्रकृति को बचाने के लिए क्या कर सकूं, उस तरह का अवेयरनेस हमको चाहिए, उस पैमाने पर चाहिए। और वो हम हर एक को करना है। अब हमको हर एक को जागरूक करना है कि भाई आप ऐसा देखिए, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। मैम जागरूकता के साथ एक चीज़ ये भी है कि आज हर किसी को एडवोकेट बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। जो लोग पर्यावरण विज्ञान में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनसे संबंधित किस तरह की पहले होनी चाहिए, और सबसे पहले तो वो क्या कार्य होने चाहिए कि लोग ये सोचें कि उन्हें पर्यावरण विज्ञान में अपना करियर बनाना भी है? अब देखो, इसको सबसे अच्छा तरीका इसका ये होगा कि एनवायरमेंटल साइंस जी, जो आजकल पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई होती है और काफ़ी बच्चे पढ़ने भी आते हैं। लेकिन अगर इसको देखा जाए कितने बच्चे पढ़ के और वही काम कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा व्यत्यास है। क्योंकि उनको उतने उनके रिसोर्सेज नहीं मिल पाते। उतना अपॉर्चुनिटी, उतना उनके पास साधन ही नहीं है जिससे कि वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि तो उसमें सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हर कंपनी, हर ऑफिस, हर जगह एक एनवायरमेंटल ऑफिसर होना चाहिए। जैसे हम एक माली रखते हैं, वैसे ही एक किसी लेवल का एक एनवायरमेंटल ऑफिसर होना चाहिए जो बताएगा कि भाई यहाँ पर एसी क्यों चाहिए आपको, यहाँ पर एक रोशनदान लगा दो ना, या यहाँ पर कुछ कर दो ना। ये बहुत खूबसूरत पहल हो सकती है। हाँ, तो हर ऑफिस, हर जगह एक एनवायरमेंटल ऑफिसर की, जैसे हर जगह आज एक आईटी ऑफिसर के बगैर नहीं होता है काम। छोटे से छोटे ऑफिस में भी एक आईटी आदमी चाहिए, तभी तो आईटी का इतना बड़ा वो हो गया है। आईटी, अगर कहो कि बच्चा आईटी पढ़ के आएगा, कोई भी कंप्यूटर्स पढ़ के आएगा या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आएगा, तो उसको नौकरी मिल जाएगी, आज हम ये कहते हैं। तो क्यों ना हम वही पहल वहाँ भी करें, और बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो उस तरह का इंसान पढ़ के आएगा वो हमको बताएगा कि बिजली इतना चाहिए कि नहीं चाहिए। आज आप देखिएगा ऑफिसों में बिजलियाँ ऑन है तो ऑन है, बस चाहिए या नहीं चाहिए उसको भी हम नहीं देखते हैं। तो एनवायरमेंटल ऑफिसर, या उसका जो भी नाम दीजिए, एनवायरमेंटल ऑफिसर नाम दीजिए या प्लानिंग रिसोर्स मैनेजर नाम दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन हर ऑफिस, हर जगह हमको अगर अनिवार्य कर दें, तो वो जो बच्चे ये विज्ञान पढ़ के निकल रहे हैं उनको अपने आजीविका का भी एक स्रोत मिले। मैम आपने यंग जनरेशन की बात करी। यंग जनरेशन के साथ एक दिक्कत ये भी है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो थोड़ा बहुत अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया भी जा रहा है, इट्स ओके। ऐसा अगर सोचते हैं तो ये सोच बहुत गलत है, पहली बात। क्योंकि पूरे दुनिया में 1992 में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हुई थी, रियो जिसको बोलते हैं। वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात वहाँ से, उससे पहले से भी थी, लेकिन वहाँ से एक कॉन्क्रीट तरीके से शुरू हुई। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही ये है कि डेवलपमेंट भी करें और प्रकृति से खिलवाड़ भी ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ऐसा नहीं कि वो किया नहीं जा सकता, बहुत आराम से किया जा सकता है, अच्छे से किया जा सकता है। प्रकृति में कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मैंने शुरू में बताया कि एक ऑब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी जो उसके ऊपर ना करें, उसके विदिन रहेगा तो प्रकृति को कोई नुकसान। कोविड में आपने देखा
कि गंगा में डॉल्फिन्स दिखाई देने लगे, सड़कों में हिरन दिखाई देने लगे, और पेड़ पौधे इतने हरे भरे हो गए, पोल्यूशन कम हो गया, आसमान नीला दिखने लगा। जो शहरी बच्चों ने कभी तारे नहीं देखे थे, उन्होंने तारे देखे। तो फिर आप सोचिए कि थोड़ा सा एक्टिविटी कम करने से, इसमें मैं फिर से एक श्लोक बोलना चाहूँगी इसमें, आशा नाम मनुष्य नाम काचिद आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत। इसका क्या मतलब हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ कि आशा जो है ना, डिज़ायर, इसमें आशा का मतलब होप नहीं है, डिज़ायर, हमारा कितना डिज़ायर है, कितना हमारी आसक्ति, कितना हमें चाहिए, उसको अगर देखा जाए तो एक बड़ी अजीब सी श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब एक सीरीज नहीं, श्रृंखला का यहाँ मतलब हुआ चेन से जी, एक अजीब सी जंजीर है जी। ये एक अजीब सी जंजीर है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जंजीर का क्या काम है? जंजीर का काम है कि उससे अगर बांध दो तो एक जगह में आदमी बैठा रहेगा, है ना। और लेकिन ये जो डिज़ायर है, उस जंजीर से जो बंधा है वो प्रधावंती मीन्स भागता रहता है। मुक्ता तिष्ठन्ति, जो इससे मुक्त है वो तिष्ठन्ति मीन्स खड़ा एक ही जगह रहता है। पंगुवत, जैसे कि जो पंगुवत मीन्स पंगु की तरह, जो चल ना पाए। तो ये जो आशा है, जो डिज़ायर है, इस जंजीर से अगर हम बंधेंगे तो हम चैन से नहीं रह सकते, भागा दौड़ी में ही हमारा जीवन जाएगा। और जो इससे मुक्त है वो खुश है, वो उसको कोई भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं, उसको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है ना। यही गांधी जी ने कहा है जी, कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड, है ना। तो यही मेरा इस जनरेशन अपने आप से, हमारी जनरेशन के लोग भी कोई, लेकिन सबसे ये मैं कहूँगी कि जितनी हमारी नीड है, जितनी हमारी ज़रूरतें हैं, उस तक हम सीमित रखें। और आजकल तो फैशन हो गया है, मिनिमलिस्ट फैशन जी, उसको बहुत बढ़ावा देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो यंग जनरेशन है उसको और ज़्यादा मिनिमलिस्ट के ऊपर बातें करनी चाहिए, उस पे अपने साथियों को बताना चाहिए, उस जीवन शैली को अपनाएं। तो मैं बता रही हूँ वो आपको इतना ज़्यादा सुख और चैन देगा कि कोई बात नहीं, और वो फैशन हो जाएगा जी। उसको हम एक फैशन बना लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैम, जैसा आपने महात्मा गांधी की बात करी, वो पर्यावरण के संबंध में ये भी बोलते थे कि हम इन सारी चीज़ों के, धरती के, वायु के, गगन के, इसके मालिक नहीं, इसके संरक्षक हैं। यानी कि हमें इसका शोषक नहीं, इसका पोषक होना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ मैम कि पर्यावरण और पर्यटन ये आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं? मतलब किस तरह से पर्यावरण के सहारे कोई भी किसी भी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है? ये बहुत अच्छा एक सवाल आपने पूछा, क्योंकि इसमें जो है महिलाओं की बड़ी भूमिका रहेगी। क्योंकि आज के दिन आप देखें तो जो शहरी लोग हैं वो जाना चाहें, पहाड़ों की ओर जाना चाहते हैं या ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो शहरी हल्ले गुल्ले और प्रदूषण से दूर हो। तो ऐसी जगहें हमारे देश में बहुत सारी हैं, है ना। अगर उन्हीं लोगों को जो पर्यटक हैं वो ऐसी जगहों में जाना चाहते हैं, तो आज के दिन होम स्टेज हमारा एक बड़ा कॉन्सेप्ट चला है और टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने बहुत उसके बारे में लोगों को बताया, जागरूकता करी, और काफ़ी हद तक बढ़ भी चुका है हमारे यहाँ। तो जो वहाँ की महिलाएं, माना होम स्टे है, होम स्टे में कोई महिला होगी, कोई लोग होंगे, क्योंकि होम स्टे है, घर में जितने भी लोग हैं उनको अगर हम एक छोटा सा उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं, उनका मतलब उनकी नॉलेज में थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्या कि जो पर्यटक आए आपके घर में, उसको आप अपने घर के चारों तरफ कोई पार्क होगा, कोई पहाड़ होगा, कोई झरना होगा, जहाँ भी, वहाँ ले जाके उन पर्यटकों को आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये उग रहा है, इसका ये मतलब है, यहाँ पर ये छोटा कीटाणु है। ज़रूरी नहीं है कि हमको बाघ और हाथी ही दिखाने हैं। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं प्रकृति में, उनके बारे में ही अगर हम उनको बताएं, पर्यटकों को बताएं, तो एक तो पर्यटक भी वहाँ जाने को, और बच्चों जो बच्चे होंगे पर्यटकों में, उनको जागरूकता मिलेगी, और उसके लिए लोग एक्स्ट्रा पैसा देने को भी तैयार हैं जी। ऐसा मैंने बहुत अपने कैरियर में देखा है, क्योंकि मैं उस जगह भी काम किया है जहाँ पर पर्यटक बहुत आते थे, और उसको एक नेचर गाइड के तौर पे उन लोग को हम लोग उनकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो नेचर गाइड के तौर पे वो लोग ये काम करें तो प्रकृति का संरक्षण भी होगा, पर्यटन भी बढ़ेगा, और इको टूरिज़्म, जिसका नाम ही इको टूरिज़्म है, मतलब टूरिज़्म विद द इकोलॉजी, उसको इको टूरिज़्म। अगर हम
सिर्फ पर्यटन को ना बढ़ावा देके इको टूरिज्म की तरफ लोगों को लेके जाएं, तो लोगों को भी, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पर्यटक ऐसा होगा जो सोचे, जो कहेगा कि नहीं मुझे नहीं जानना कि ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा। वो ऑटोमेटिक होता है, जो पर्यटक होता है उसको जानने की तभी तो वो जाता है, तो अपने घर में ही बैठा रहे। तो जो पर्यटक होता है वो जाता ही बाहर इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा जिज्ञासु होता है, उसको जिज्ञासा है क्या नहीं है। तो अगर उनको बताने वाला कोई रहे तो ये इको टूरिज्म वाला जो पूरा विचार है, इको टूरिज्म वाली जो विचारधारा है, अगर सिर्फ टूरिज्म ना करके उसको इको टूरिज्म में बदला जाए तो बहुत हद तक पर्यटन से हमको फ़ायदे मिल सकते हैं। और आप जाइए स्विट्ज़रलैंड चले जाइए, कोई भी ये इन देशों में चले जाइए, किस खूबसूरती से उन्होंने पर्यटन और प्रकृति का, जी, पर्यटन प्रकृति पर्यावरण का एक अच्छे से खूबसूरत समन्वय हमें वहाँ देखने को मिलता है। यस, करेक्ट। मैम, जब आप होम स्टेज के मालिकों के कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करती हैं, तब एक कैपेसिटी बिल्डिंग, एक सीख उन टूरिस्ट को भी हमें दे देनी चाहिए जो इस शोर शराबे से दूर जाते हैं, शांति में वहाँ शोर शराबा करने। हम देखते हैं कि वहाँ कूड़ा छोड़ के आ जाएंगे, वहाँ लाउड म्यूज़िक बजाने लगेंगे। उन लोगों को आप किस तरह से देखती हैं? अब देखो, ये तो जागरूकता की ही बात है कि नहीं जी? ये जागरूकता जितनी ज़्यादा होनी चाहिए वो है नहीं शायद, या लोग, आजकल की जनरेशन ये सोचती है कि अगर प्रकृति में जाएं तो डांस करना ज़रूरी है या ज़ोर ज़ोर के गाने सुनना ज़रूरी है। तो इसके लिए तो हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो, एक कैरेट एंड स्टिक होता है, कैरेट एंड स्टिक मतलब उनको अट्रैक्ट भी करो और स्टिक भी दिखाओ कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। सज़ा भी है, सज़ा बताओ। अब जैसे सैंक्चुरी है या नेशनल पार्क है, वहाँ सज़ा है बाकायदा, तो एक दो लोगों को सज़ा देखकर भी देना भी चाहिए, ताकि पता चले कि भाई लॉ क्या कहता है और हम क्या करते हैं। और मुझे लगता है यहाँ मीडिया की जिम्मेदारी ये है, वो सज़ा को भी प्रसारित करे कि इस तरह के काम करने से आपको इस तरह की सज़ा मिल सकती है। सही बात है, वो तो बहुत ज़रूरी है। और आप देखोगे ज़्यादातर हर जगह लिखा रहता है, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहते हैं कि यहाँ गंदगी मत फैलाइए, प्लास्टिक मत फेंकिए, यहाँ खाना ना खाइए, यहाँ कूड़ा ना डालिए, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा वहीं पर होता है। तो अगर हम अपने देश को ऐसे अब क्या कहें, अगर हमारे देश के नागरिक इसके लिए नहीं जागरूक रहेंगे तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए जागरूकता ज़रूरी है, लेकिन उस साथ साथ सज़ा देना, उसका प्रचार करना, जैसे आपने कहा कि मीडिया वालों को बताना चाहिए कि उसने ऐसा किया था, वो इतना फाइन हुआ जी। तो सज़ा को भी हमको ना सिर्फ कृपा करके कूड़ा ना फेंके ना लिख के, कृपा करके कूड़ा ने फेंकने पर इतने की सज़ा, और एक हाथ को दे भी दो जी, तब शायद हम लोग समझें। और सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी है, मतलब सीसीटीवी कैमरास लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो आजकल ट्रैफिक में हो गए, आप देखा होगा, पहले तो रेड लाइट क्रॉस कर जाते थे, कुछ नहीं होता था, या येलो लाइन क्रॉस कर जाते थे। आजकल फाइन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फाइन का अमाउंट भी, और बिकॉज ऑफ द सर्वेलेंस इमीडिएटली आ भी जाता है आपके पास कि आप यहाँ ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, यहाँ आपने फलाना किया, यहाँ डेंजरस ड्राइविंग किया। तो अब लोग जागरूक हैं। आप देखोगे यंगस्टर्स भी जब गाड़ी चलाने जाता है तो सोचता है, चलान से पहले सोचते हैं कि भाई ये तो आ सकता है, मेरे ऊपर ही आ सकता है। तो इसी तरह का हमको सर्वेलेंस सिस्टम एक बनाना है, ताकि जो नागरिक हैं वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी जाने जी। तो मैं वापस अगर पर्यटन और पर्यावरण पे आऊँ, तो राष्ट्रीय महिला आयोग इसमें किस तरह से कार्य कर रहा है? अब राष्ट्रीय महिला आयोग का जो कार्य है वो महिलाओं के साथ है, ये तो सबको पता है, ठीक है। और महिलाओं की शिकायतों के ऊपर काम करने का हमारा दारोमदार है। महिलाओं के किस तरह की जो भी उत्पीड़न होता है, घर में होता है, घर के बाहर होता है, यौन शोषण होता है, कितना सारा उनके साथ उत्पीड़न होता है, उस सब की शिकायतों को हमने देखना है। लेकिन देखो, अगर शिकायतों को निवारण हमने करना है तो सबसे पहले हमको ये भी देखना होगा कि अगर शिकायतों का निवारण तब तक नहीं होगा जब तक उसको आजीविका का साधन न दिखाया जाए, है ना। कई महिलाएं शोषण सहती हैं क्योंकि उनके पास कुछ रोजगार का कोई जरिया नहीं है, आजीविका कैसे उनकी चलेगी। तो इसके लिए महिला आयोग ने इस वर्ष एक बड़ा कार्यक्रम किया, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ और पर्यावरण मंत्रालय के साथ, इन तीनों को मिला के और ग्राम प्रधानों को बुला के और NGOs को बुला के एक बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें कि किस तरह से महिलाओं को आजीविका मिल सकती है प्रकृति को बचाने से। जैसे एक महिला आई थी हमारे पास महाराष्ट्र से, उसमें उसने बताया कि किस तरह से एक वाटर हाइसिंथ होता है, आपने देखा होगा कहीं कई शहरों में, तालाबों में, इवन गाँवों में
एक हरा रंग का घास बड़े पत्ते वाला उग जाता है और वो पूरे तालाब को कवर कर देता है और धीरे धीरे तालाब मर ही जाता है। तो उसने ये पहल करी है वहाँ पर कि ये उसको बोलते हैं वाटर हायसिंथ। वो वाटर हायसिंथ निकालती है, उसका टोकरी बनाती है, क्या बोलते हैं, कपड़ा बनाती है, इस तरह के काम करती है। तो देखो उसकी आजीविका बढ़ी। उसके साथ जो महिलाएं काम करती हैं निकालने का, उसको क्या बोलते हैं, वीविंग करने का, उसका कुछ बनाने का, उन सब की आजीविकाएं बढ़ी और प्रकृति को फ़ायदा हुआ, है कि नहीं। वो तालाब भी बचा। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं। जंगलों में आजकल पार्थेनियम उगता है। ये क्या होता है मैम? हाँ, पार्थेनियम एक ऐसा घास है जो कि उगाता है, और जैसे लैंटना है, लैंटना खुद से उगाता है? खुद से वीड है, उगाता है। लैंटना है, लैंटना आप भी जानते होंगे या नहीं जानते हैं, तो वो भी इसी तरह का है जो भारत के देश का नहीं है। वो कहीं बाहर से आया, बाहर के देशों से हमारे साथ, हमने जब कहीं गेहूं का आयात किया होगा या उसके साथ वो बीज आया। अब सोचो पूरे देश में जंगल इससे तहस नहस हो रहे हैं, क्योंकि जब ये उगाता है तो जो वहाँ के प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं वो नहीं उग पाते, तो प्राकृतिक पेड़ पौधे मर जाते हैं और ये पूरे जंगल में आ जाता है और जानवरों को खाने पीने को कुछ मिलता नहीं, क्योंकि इसको खाया पिया नहीं जा सकता है। तो और उससे भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, उससे फर्नीचर बन सकता है, उससे टोकरियाँ, और मेरे को तो लगता है पूरा सरकार उस पर चल सकता है। उन्हीं से टेबल खरीदे, उन्हीं से मेज उन्हीं से कुर्सी खरीदे, उसी मटेरियल का बना हुआ वेस्ट पेपर बास्केट खरीदे, तो वो सारे जंगल से खाली हो जाएगा और उसमें महिलाओं का कितना फ़ायदा होगा। मैम, भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बात ये सच है कि यहाँ पर कहा जाता है हमें अतीत से सीखकर अपने भविष्य की नींव रखनी है, भविष्य की आधारशिला रखनी है। मगर एक बात जो सच है वो ये भी है कि आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया हमारे दरों पर ही नहीं, घर के भीतर आ गया है, आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी बेटियों को क्रोशे से लेकर कोडिंग तक का ज्ञान दें। इस परिप्रेक्ष्य में आप किस तरह से देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, सोशल मीडिया को, इन दोनों चीज़ों को हम प्रकृति से जोड़ कर देख सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब मैं यहाँ से देना चाहूँगी कि सोशल मीडिया जो है उसका यूज़ भी हो सकता है, मिसयूज़ भी हो सकता है कि नहीं। तो क्यों ना हम उसका यूज़ ही करें जी। तो जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अगर वो प्रकृति की बात करें और वो छोटे छोटे मैसेजेस लोगों को दें कि आप गंदगी मत फैलाओ, गंदगी फैलाने से क्या दुष्परिणाम होगा, ये सब अगर वो अपने माध्यम से बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको लोग सुनते हैं, उनकी बातें समझते हैं। और वो अगर प्रकृति को दिखाएं कि प्रकृति को साफ रखने से क्या फ़ायदे होंगे, इंसानों को क्या फ़ायदे होंगे और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो एक तो सोशल मीडिया का वो है। दूसरा है कि सोशल मीडिया में या मीडिया में बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स मौजूद हैं जिससे कि आप प्रकृति के बारे में ज़्यादा जान सकें, पढ़ सकें। तो मैं चाहूँगी कि सब लोग उनको ज़्यादा देखें। और ये दो चीज़ें सोशल मीडिया से हो सकती हैं, जो कि अवेयरनेस क्रिएशन, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड टूल टू क्रिएट अवेयरनेस, है ना। और इन्फ्लुएंसर्स विल बी जस्ट द राइट पीपल टू टेक दिस मैसेज कि प्रकृति से संबंध रख के, प्रकृति से अच्छा व्यवहार करके, जैसे किस तरह से प्रकृति आपके साथ एक अच्छा व्यवहार करेगी। जी, ये सिंपल मैसेज अगर वो दें अपने माध्यम से तो अच्छा रहेगा। तो मैम एक सवाल मेरा विषय से हटकर थोड़ा सा ये रहेगा, जब आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, एआई आ ही गया है, तो जो महिला और पुरुषों के बीच का भेद होता है वो बढ़ा है या अब इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद घट गया है? देखो, टेक्नोलॉजी आने के बाद घट गया ऐसा नहीं कह सकते हैं, और टेक्नोलॉजी का दोष नहीं है। टेक्नोलॉजी तो भाई एक टूल है हमारे पास, है ना। उसको हम कैसे उपयोग करते हैं वो है ज़्यादा मायने वो रखता है। अब इसमें एक छोटा सा उदाहरण आप देखो, एलेक्सा है, सिरी है, सब लोग जानते हैं वो क्या है। क्या पूछते हैं आप उनसे? उनका नाम महिलाओं का है, उनको किस तरह का काम बोलते हैं? लाइट ऑफ कर दो, लाइट बंद कर दो, गीज़र ऑन कर दो, गेट खोल दो। तो मतलब जो ये बहुत ही मीनियल जॉब्स जिनको कहेंगे वो तो औरत करेगी। और वहीं पर बहुत सारे श्रोताओं को, शायद दर्शकों को ये ना पता हो कि इसमें जो हमारा रोसो करके एक और एआई जनरेटेड टूल है, रोसो, ROSSOW, जो कि लॉ के बारे में बताता है। अगर आपको कोई शोध करनी है, कोई रिसर्च पेपर लिखना है, तो यू कैन आस्क रोसो, जस्ट लाइक यू कैन आस्क सिरी और एलेक्सा, यू कैन टेल रोसो। और रोसो क्या है? वो आदमी है,
जी तो मतलब ये हुआ कि जो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल काम करेगा वो आदमी ही होगा, और जो ये मीनियल जॉब्स छोटे मोटे काम करेगी वो औरत ही होगी। तो टेक्नोलॉजी का तो कोई दोष नहीं है, टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, उसको कैसे यूज़ करें। लेकिन जो एआई बना रहे हैं उनकी सोच की ये लिमिटेशन है एक किस्म से, जी है कि नहीं। जिसने छोटे छोटे काम सिरी को और एलेक्सा को दिए और हैवी इंटेलेक्चुअल स्टफ आदमी को दिया। जी तो यहाँ से पता चलता है हमारा समाज में किस तरह से कितनी ज़्यादा सामाजिक तौर पे अपना माइंडसेट जिसको कहते हैं, जी। जो अपना एक सोच है, जो एक सामाजिक सोच हमारी सबकी बदलनी है। वो छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट, जी सबकी जो है सामाजिक सोच बदलनी है। जी। तो मैम जो महिलाएं चाहती हैं कि वो क्लाइमेट चेंज के प्रति कार्य करें, उन महिलाओं को आपका क्या संदेश रहेगा? जो महिलाएं चाहती हैं, जी। एक तो जो ऑलरेडी कर रही हैं, जी। जाने अनजाने, जैसा आपने कहा, जी। जो अनजाने में कर रही हैं उनको मैं सबसे पहले तो नमन है उनको जी। कि वो हम प्रकृति को बचाए हुए हैं, तब जाके हम लोग बचे हुए हैं। और उनको और ज़्यादा बढ़कर क्या करना चाहिए, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से उन महिलाओं से जो उनके प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं, या जो मुखिया है, या जो पंचायत का सरपंच है, जो उनके गांव में लोग हैं, उन्हीं से बात करें, अपना एक गुंप बनाएं और उसको कैसे आगे ले जाएं। बहुत तरीके हैं, बहुत सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जिसके तहत वो कर सकती हैं। वो एक तो वो कर सकती हैं जो महिलाएं गाँव में और मतलब क्या कहते हैं, जो अपने रोज़मर्रा जीवन में प्रकृति की रक्षा कर रही हैं और करना चाहती हैं, एक तो वो है। और जो महिलाएं बाहर हैं, प्रकृति के पास नहीं रहती हैं, उनको एक तो अपने आसपास में बच्चों को समझाएं, लोगों को बताएं, आसपास में खुद ही गंदगी ना करें। किस तरह से घर में, वैसे भी जो भारतीय गृहिणी है वो उसके पास ये ज्ञान पहले से है कि किस तरह से कोई भी चीज़ का दोबारा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हमारा अभी भी उस तरह की परवरिश से हम आए हैं। आज की जनरेशन भी उस तरह के, जो आजकल के यंग बच्चे हैं वो भी उस जनरेशन से, अभी भी उनका ये समझना है कि खाना वेस्ट नहीं कर सकते। जी बहुत ही कम इंडियन बच्चे होंगे जो खाना वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचें ना कि नहीं नहीं खाना तो नहीं वेस्ट कर सकते। जबकि बहुत सारे देशों में मैंने खुद देखा है कि बच्चे सोचते ही नहीं हैं, खाना उनको लगता ही नहीं कि वेस्ट है, वेस्ट करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। भारत में अभी तक वो पद्धति नहीं है, अभी भी बच्चे सोचते हैं खाना वेस्ट करने से पहले। उसी तरह से जैसे खाना नहीं वेस्ट कर सकते, उसी तरह से ये सब काम भी, पानी में गंदगी नहीं डाल सकते, पर्यावरण को दूषित नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों को सीख देगा कौन? बड़े ही लोग देंगे ना। तो अगर हम अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा कर दें, कितने सारे लोग, मैं ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑफिस आ जाऊँ, अगर बहुत अच्छा हो और बैठ के एंड टू एंड हो। बहुत सारे शहरों में अब सरकार ने बहुत पहल की है इस तरफ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अच्छा करना चाहिए ताकि कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम प्रदूषित तरीक़ों से इधर से उधर जा सकें। थैंक यू सो मच मैम, आप इस कार्यक्रम में आई, और यकीन मानिएगा आपके शब्द हम सबका ज़रूर मार्गदर्शन करेंगे। और आज जो सीख हम इस पॉडकास्ट से लेकर जाएंगे वो सीख ये है कि जितना हम प्रकृति को सहेजेंगे, प्रकृति 2 कदम आगे चलकर न सिर्फ हमारा ध्यान रखेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सहेज कर रखेगी। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।